तो बुलेटिन में सबसे पहले बात मौसम की ही कर लेते हैं। राजधानी देहरादून समेत ज्यादातर इलाकों में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। देहरादून में ही रिस्पना पुल के पास भारी जल भराव हुआ, जिसमें कई गाड़ियां तैरती हुई नजर आई। घंटाघर, आराघर और धर्मपुर की सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। बस की हालत क्या है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिसमें जो भी गाड़ी गई वो वहीं या तो फंस गई या फिर तैरती हुई नजर आई। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जाम भी लग गया। देहरादून में 2 से 3 घंटे की बारिश ही मुसीबत बन गई। यहाँ के रिस्पना इलाके में तकरीबन 3 फीट तक पानी भर गया। हालात ये बन गए कि कई कारें पानी में आधी से ज्यादा डूबी हुई दिखी। तो देहरादून के पास ऋषिकेश का भी हाल आपको दिखाते हैं, जहां खराब मौसम के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी के बावजूद भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं हैं, अपनी जान लगातार जोखिम में डाल रहे हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज की एक बरसाती नदी में अचानक से आए पानी में थार जीप बहने की तस्वीर वायरल हो रही है। गनीमत रही कि जीप सड़क के पास ही एक बड़े पत्थर की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं बह पाई और गाड़ी में सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। सभी यात्री दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जीप के फंसने का वीडियो सामने आया है, जिसमें बरसाती नदी के उफान पर नदी के दोनों तरफ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं और नदी का पानी कम होने के बाद में जीप को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया है। उधर रामनगर में भारी बारिश की वजह से धनगढ़ी नाला उफान पर है। बीते आधे घंटे से नाले के दोनों तरफ ट्रैफिक एकदम थम सा गया। NH 309 पर नाले में जबरदस्त पानी की वजह से जाम लग गया है। और देहरादून में लगातार भारी बारिश हो रही है। राज्यपाल के कार्यक्रम में भी खलल पड़ता हुआ नजर आया है। दरअसल गवर्नर गुरमीत सिंह आज शिवनाथ संस्कृत हॉस्टल के उद्घाटन कार्यक्रम में गए थे, लेकिन बारिश का पानी कार्यक्रम स्थल में भी पहुंच गया। वहीं इस दौरान राज्यपाल को भाषण देते हुए देखा गया और मंच के नीचे पूरा पानी भरा हुआ था। हालांकि लोग भी बैठे रहे, इन कार्यक्रम में खलल जरूर पड़ गया। देहरादून और आसपास भारी बारिश हुई है। अब मौसम विभाग ने आगे भी बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है भारी से भारी बारिश, जिसे लेकर प्रशासन को तैयार रहने को कहा गया है। देहरादून समेत आसपास के कई और जिलों में भी तेज से तेज बारिश हो सकती है और ऐसे में कहीं व्यवस्था खराब ना हो, इसलिए प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा गया है। वहीं लोगों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है कि वो मौसम का हाल देखकर ही घरों से बाहर निकले। ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। तो हमारे देहरादून, टिहरी और पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, तो देहरादून से जो लगे हुए एरियाज हैं आपके टिहरी के और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के, तो उनमें ज़्यादा संभावना इस तरह की एक्टिविटी की है। जो हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है वो मिल जाएगी आज और कल में 2 दिन जो है। तो इन एरियाज को या इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है हम लोग ऑरेंज अलर्ट में जो है, ऑरेंज वार्निंग में जो है उसको रखा गया है। आज और कल के लिए रखेंगे। और चमोली में लगातार बारिश का दौर जारी है। कल देर रात से ही चमोली जनपद में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बासपुर, छिनका, हाथी पर्वत, लामबगड़ के पास मलबा आ गया। हालांकि हाथी पर्वत के पास सड़क को खोल दिया गया है, लेकिन अन्य जगहों पर सड़क मार्ग बाधित है, जिसे खोलने का कार्य जारी है। लेकिन लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर मलबा गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा।
तो मानसून के दौरान जोशीमठ से लगभग 6 किलोमीटर आगे हाथी पर्वत एक बार फिर से दरकने लगा है। हाथी पर्वत की चोटी से मंगलवार देर रात काफी लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड होने के बाद हाथी पर्वत सुबह से ही बंद रहा। हालांकि दोपहर तक मार्ग को चालू कर दिया गया। वहीं हाथी पर्वत की ट्रीटमेंट को लेकर योजना तैयार की जा रही है। बीआरओ ने THDC कंपनी के साथ मिलकर ऑल वेदर रोड के तहत जो लैंडस्लाइड जोन की पहचान की गई थी उन्हें विकसित करते हुए उन्हें ठीक करने की कार्य योजना तैयार की है। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट के पास पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री और स्थानीय लोग मार्ग में घंटों फंसे हुए हैं। हालत यह है कि मार्ग खुल रहा है और बंद हो रहा है, जिससे लंबा जाम लग रहा है। गंगोत्री हाईवे पर लगातार रुक रुक कर पत्थर भी गिर रहे हैं, बड़े बड़े बोल्डर भी गिर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहादुरगढ़ से चले हैं गंगोत्री के लिए, गंगोत्री से जल उठाया, अब चल रहे हैं। पूरे रास्ते ऐसे ही पहाड़ गिर रहे हैं। बोले उत्तराखंड सरकार से अपील है, बोले कि और यहाँ पहाड़ी भाइयों के लिए भी अच्छी सुविधा की। समस्या पहाड़ फिसल रहा, रास्ता रुक रहा, कई घंटे हो गए, खड़े खड़े परेशान है सब। कहाँ से आए लोग, कहाँ जा रहे हैं? हम गंगोत्री से आए, बुलंदशहर जा रहे हैं। इधर हरिद्वार में दीनदयाल पार्किंग के पास टापू पर मौजूद 4 कांवड़िए नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से टापू पर ही फंस गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर जल पुलिस के जवानों ने टापू पर पहुंचकर लोगों को बाहर निकाला। बचाए गए कांवड़ियों में 3 युवक दिल्ली के रहने वाले हैं, जबकि एक यूपी के गोरखपुर का रहने वाला है। आपको बता दें, यूपी पुलिस लगातार लोगों से गहरे पानी में न जाने की अपील कर रही है। बावजूद कई कांवड़िए अब तक जलधारा का शिकार हो चुके हैं, जिन्हें जल पुलिस ने बचाया है। और वहीं चमोली के पटमेला में पहाड़ी से पत्थर गिरने से विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद यूपीसीएल ने विद्युत व्यवस्था को सुचारू कर दिया है। विष्णु प्रयाग के आगे बद्रीनाथ धाम तक इस बीच विद्युत व्यवस्था गड़बड़ रही। वहीं पर विभाग ने बारिश में ही कड़ी मशक्कत के बाद बिजली लाइन को ठीक कर दिया है। दिल्ली दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर विधानसभा सेशन बुलाने की चर्चाओं पर विराम लगा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। यूसीसी का ड्राफ्ट भी अभी सरकार को मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उसका कानूनी परीक्षण करवाया जाएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। अपने दिल्ली दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उत्तराखंड में अनेक परियोजनाओं पर काम हो रहा है, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम हो या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण का काम। इन सभी परियोजनाओं की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि यूसीसी का अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा, उस पर विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड का पहाड़ी फल काफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी ज्यादा पसंद आया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को काफल भेंट किए थे। प्रधानमंत्री ने पत्र भेजकर काफल के लिए मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया। पत्र में पीएम मोदी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से भेजे गए रसीले और दिव्य मौसमी फल काफल प्राप्त हुए। हमारी प्रकृति ने हमें एक से बढ़कर एक उपहार दिए हैं। उत्तराखंड तो इस मामले में बहुत धनी प्रदेश है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि बाबा केदार और भगवान बद्री विश्वास से उत्तराखंड के लोगों के कल्याण और राज्य की समृद्धि की कामना करता हूं। उत्तराखंड जाएं और वहां मिलने वाले विभिन्न प्रकार के पहाड़ी फलों का स्वाद जरूर लें, और अगर आप स्वाद नहीं ले रहे हैं तो आपकी यात्रा अधूरी सी लगने लगेगी। जो हर चीज से जुड़े हुए हैं, यहाँ से उनका लगाव है। काफल हमारे यहाँ का बहुत ही इस मौसम में होने वाला फल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पत्र के माध्यम से और स्वयं उन्होंने उसको
कहीं न कहीं उसको खाया है, तो हम लोगों का मान सम्मान बढ़ा है, उत्तराखंड के फल की पहचान बढ़ी है। मैं उनका धन्यवाद। और इसी बीच उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मुलाकात में आगामी निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई और इसी के साथ प्रदेश संगठन को लेकर भी दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। इसके बाद करण माहरा पार्टी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिलने पहुंचे। लोकसभा चुनाव अनाउंस होने में भले ही अभी कुछ वक्त हो, लेकिन नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर बीजेपी के सिटिंग सांसद के होते हुए कुछ और नेता भी टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से नेता जो टिकट की आस में हैं, उनकी आस पूरी होगी भी या नहीं, ये भी देखते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सिटिंग सांसद जनता के बीच खूब पसीना बहा रहे हैं। जनता से मिलकर उन्हें पीएम मोदी के देश के लिए किए गए काम गिना रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच इन सांसदों को अपने ही नेता चुनौती देते दिख रहे हैं। उत्तराखंड की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से तो किच्छा से 4 बार विधायक रह चुके राजेश शुक्ला खुलकर अपनी दावेदारी जता रहे हैं और खुद को टिकट देने के आधार भी गिना रहे हैं। क्यों ना दे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों ना दे? क्या राजेश शुक्ला भाजपा कार्यकर्ता नहीं है? क्या वो पढ़ा लिखा नौजवान नहीं है? क्या 25-30 साल से उसने संघर्ष नहीं किया? क्या विधायक रहते उसने एक कठिन सीट पर जहाँ 38% मुस्लिम हो, वहाँ पर उसने उस समय के मुख्यमंत्री को नहीं हराया? क्या वो अपने क्षेत्र में एम्स जैसी चीज़ें लाने में सफल नहीं हुआ? और क्या मैं पैमाना होना चाहिए? जो आदमी विकास करे, जनता के बीच रहे, जनता के लिए संघर्ष करे, अगर पार्टी उसे टिकट दे तो क्या हर्ज है, और ना दे तो भी कोई हर्ज नहीं है। दूसरी तरफ सीटिंग गेटिंग के फॉर्मूले को भूल यहां से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी कोई मौका नहीं चूकना चाहते। यही वजह है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में दिन रात एक किए हुए हैं। हालांकि पूछने पर वो टिकट का फैसला हाईकमान पर छोड़ते हैं। ठेस लगे, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। प्रभु जिसको देंगे वो हमारा उम्मीदवार होगा, कोई भी होगा। इसलिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। जाहिर है टिकट का फैसला बीजेपी आलाकमान को करना है और इसके लिए सांसदों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बहुत हद तक मायने रखेगी। लेकिन नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर राजेश शुक्ला ही अकेले अजय भट्ट को चुनौती नहीं दे रहे, बल्कि पूर्व सांसद बलराज पासी, हरियाणा बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री सुरेश भट्ट और बीजेपी के वरिष्ठतम विधायक बंशीधर भगत भी सांसदी का टिकट पाने की हसरत पाले बैठे हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इधर उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति को हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस कोर्ट ने पूरी योग्यता न होने के चलते कुलपति सुनील जोशी को कुलपति पद से हटा दिया। आपको बता दें, विनोद कुमार चौहान ने 2021 में याचिका दाखिल कर कुलपति के पद को चुनौती दी थी। कोर्ट में कहा था कि कुलपति सुनील जोशी इस पद के योग्य नहीं है और यूजीसी के मानकों के खिलाफ उनकी नियुक्ति आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर कर दी गई, जबकि कुलपति पद के लिए कम से कम 10 साल का अनुभव जरूरी है। नए कुलपति सुनील जोशी को 5 से 6 साल का ही अनुभव है। याचिका में इन्हें हटाने की मांग की गई थी। डॉक्टर सुनील जोशी 10 वर्ष के प्रोफेसर नहीं हैं और 5 वर्ष 6 माह उनकी योग्यता है प्रोफेसर की। इस कारण उन्हें पद के उपयुक्त नहीं पाया और आज उसका प्रोनाउंसमेंट किया गया ओपन कोर्ट में जजमेंट के द्वारा, और जिसमें बताया गया कि डॉक्टर जोशी को कुलपति के पद से डाइवेस्ट किया जाता है। काशीपुर में 2 दिनों से लापता युवक का शव नाले में मिलने से सनसनी फैल गई और विरोध में ग्रामीणों ने खूब हंगामा भी किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला कोतवाली क्षेत्र के रामनगर रोड स्थित प्रतापपुर का है। मृतक का नाम प्रदीप थापा है, जो कि प्रतापपुर में ही एक दुकान पर काम किया करता था।
परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका व्यक्त की है। वहीं एसपी अभय सिंह का कहना है कि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस के रवैये से नाराज लोगों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। ये सर हमारे भाई लड़के को मिला, लड़का और हमारे चाचा के लड़के गए थे ये लोग ढूंढने, तब मिला सर। और उस जगह हम पहले भी ढूंढ चुके थे, उस जगह कुछ नहीं मिला था, लेकिन आज मिला वहाँ पे। ये क्या लगता है आपको? सर मुझे ये लगता है सोची समझी साजिश है इन लोगों की सर। ये बहुत सफाई से काम किया है इन लोगों ने। ये मर्डर ही है सर पूरा ये। और ये एक नहीं, इसमें 2-4 जन है कि एक के तो काबू आएगा ही नहीं। हमारा भाई भी तकड़ा था वो। गुमशुदा होने की सूचना आई थी, प्रतापपुर चौकी पे दर्ज भी की गई थी और इसकी तलाशी के लिए भी इसमें टीम बना दी गई थी। इसकी तलाशी के लिए सीसीटीवी फुटेज सब चेक किए जा रहे थे। इसी बीच आज सुबह सेवकी चौकी प्रतापपुर के पास ही एक नाली में इसका शव प्राप्त हुआ। उसके बाद उसको पंचायत नामक घर की पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। इधर बाइक से खतरनाक स्टंट करना पिथौरागढ़ के 2 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने इंस्टाग्राम में डाले गए वीडियो के आधार पर दोनों युवकों की बाइक सीज कर दी है। साथ ही पुलिस ने इन युवकों की काउंसलिंग भी की। माफी मांगने और भविष्य में ऐसा न करने का भरोसा देने के बाद इन स्टंटबाज युवकों को छोड़ा गया। पिथौरागढ़ पुलिस ने बाइक पर स्टंट करने वाले इन युवकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। कई युवकों के खिलाफ अब तक कार्रवाई की गई है। एक अभियान चलाया है पुलिस ने। और वहीं हरिद्वार में सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते हुए भीख मांगना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। युवाओं की गतिविधि संदिग्ध लगने पर स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और काफी हंगामा किया है। हंगामे की सूचना पुलिस को भी दी गई, हालांकि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हरिद्वार के पुराना रानीपुर मोड़ के पास 2 नाबालिग लड़कियां दुकानों से भीख मांग रही थी। इसके अलावा 2 लड़के भी फटे कपड़े पहनकर अलग अलग दुकानों से भीख मांग रहे थे। दुकानदारों को इनकी गतिविधि संदिग्ध लगी तो उन्हें रोककर उनसे पूछताछ की गई। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि वे एक्टिंग स्कूल चलाते हैं और प्रैक्टिकल करने के लिए आज भीख मांगने का सीन शूट किया जा रहा है। मौके पर हंगामा होता देख वीडियो बना रहे लोगों ने माफी मांगकर अपना पीछा छुड़वाया है और लोगों से भीख के रूप में लिए गए पैसे वापस भी किए हैं। के यूथ को शायद इन चीज़ों का पता नहीं है। पॉपुलर होने के लिए ये लोग फेसबुक पे आना है, यूट्यूब पे हमें अपने आप को वायरल करना है। मैं इनसे ये कह रहा था कि अगर आप कोई सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, जो पुलिस है, या तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके आप इस चीज़ को करें। हमने ये सीन शूट किया कि भीख जो है किस तरीके से मांगी जाती है, उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, किस तरीके से होता है। तो जो हमने करेक्शन किया वो अभी हमने दान भी कर दिया है और भी हम अपनी तरफ से 1000-2000 रुपए जो गरीब लोग हैं उनको देके जाना। उत्तराखंड के पहले सांस्कृतिक केंद्र की शुरुआत पर देहरादून में 7 से 10 जुलाई के बीच निनाद उत्सव होने जा रहा है, जिसमें कला प्रदर्शनी, सांस्कृतिक संध्या, लोकगीत, पारंपरिक भोज, साहित्य प्रदर्शनी होगी। उत्सव में साहित्य और लोक भाषा पर आधारित पुस्तक प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण का केंद्र होने वाला है और इस दौरान लोक संस्कृति विरासत से जुड़े कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में कलाकार पवनदीप राजन, नरेंद्र सिंह नेगी और हेमा मालिनी भी शामिल होंगी। राज्य का पहला हमारा जो सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, इसके जो शुरुआत की जा रही है वो 4 दिन के भव्य आयोजन के साथ हो रही है, जो 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक चलेगी। उसमें विभिन्न तिथियों में अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले में आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कावड़ यात्रा में कई कलयुग के श्रवण कुमार भी नजर आ रहे हैं, तो अपने माता पिता या बुजुर्गों को कंधों पर बिठाकर यात्रा कराने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। मेरठ जिले के प्रतापपुर से आया सचिन नाम का एक युवक अपने दादा दादी को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार गंगा स्नान कराने के लिए लेकर आया है। युवक के मुताबिक उसके दादा दादी की कावड़ लाने की काफी इच्छा थी, लेकिन वृद्धावस्था के कारण वे कावड़ लेकर नहीं जा सकते थे, इसलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनका पोता श्रवण बन गया। बस बोले मन में आ गई थी, उठा ली हमने। पहली बार बुक गाड़ी में गए थे घूमने के लिए, तो जब बोले आए थे बोले से
तो बोले बाबा अगली कावड़ हमारी पहली कावड़ यही है जी। बोले वैसे कांवड़ यात्रा में करोड़ों शिव भक्त शामिल होते हैं और अलग अलग तरीके से जल और कांवड़ लेकर अपने गंतव्य को जाते हैं, लेकिन कई शिव भक्त अपने माता पिता को कांवड़ यात्रा करवा रहे हैं और ऐसे में यूपी के कैराना के 2 सगे भाई अपनी मां को कांवड़ पर बिठाकर हरिद्वार से अपने गंतव्य को निकले। कांवड़ में एक तरफ उनकी बुजुर्ग मां बैठी तो दूसरी तरफ उतना ही गंगा जल। कांवड़ियों का कहना है कि उनके मन की इच्छा थी कि अपनी मां को हरिद्वार में गंगा स्नान इस तरह से करवाएं। हमारे दिल मन कर रहा था जी, हमारे मन कर रहा था हम अपने मम्मी पापा को हरिद्वार घुमा कर लाए, हमारे दिल के शौक पूरा हो जाए। मैं ये मेरी माता जी है जी, हमें जो कावड़ जो है अपने शहर में ले जानी अपनी माता जी को लेकर। इंटरनेट के इस दौर में नई पीढ़ी किताबों से दूर जा रही है। ऐसे में किताबों से इस पीढ़ी को जोड़ने के लिए पिथौरागढ़ में किताब कौतिक यानी कि किताब मेले का आयोजन किया गया, जिसके जरिए पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। बाल साहित्य से लेकर समाज, राजनीति, महिलावाद, साइंस, संगीत और कला की हजारों किताबों से सजा है ये कौतिक। उत्तराखंड में किताब कौतिक का आगाज बीते साल सीएम पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा टनकपुर में हुआ था। तब से किताब कौतिक का इस सफर चंपावत, बागेश्वर होते हुए पिथौरागढ़ पहुंचा है। किताब कौतिक को लेकर जहां स्थानीय लोगों में खासा उत्साह दिखा, वहीं संगीत, साहित्य और कला के दीवाने भी यहां नजर आ रहे हैं। इस कौतिक के जरिए लोगों को किताबों के करीब तो लाया ही जा रहा है, साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति से भी आने वाले रूबरू हो रहे हैं। छोटे छोटे पर्यटक स्थलों को फोकस में लाने के लिए और बच्चों को दोबारा किताबों से जोड़ने के लिए ये मुहिम चालू की है। किताब कौतिक मतलब एक अनौपचारिक किताब मेला है। 2 दिनों तक चलने वाले किताब कौतिक में 50,000 से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। किताबों को लेकर सबसे अधिक रुचि छोटे बच्चों में दिखाई दे रही है। यही नहीं, कौतिक के जरिए साइंस के प्रति भी युवाओं में जिज्ञासा पैदा की जा रही है। कौतिक में देश भर से दर्जनों लेखक, साहित्यकार पहुंचे हैं। साहित्य और लेखन में अपना लोहा मनवा चुकी हस्तियां जहां लोगों को किताबों के असल मकसद से रूबरू करा रही हैं। किताबों की उत्सव है, किताब कौतिक हैं, वो हर जगह होने चाहिए और सिर्फ कौतिक ही नहीं बल्कि पढ़ने की संस्कृति बढ़नी चाहिए, क्योंकि पढ़ने से ही अंधकार दूर होता है। बहुत दिल खुश हो गया, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। थैंक यू जिन्होंने ये पूरा आयोजन किया है, उनके लिए स्पेशली मुझे बहुत धन्यवाद देने को दिल कर रहा है। किताब कौतिक का आयोजन उत्तराखंड सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि किताब कौतिक के जरिए पढ़ने लिखने के माहौल में तो इजाफा हो ही, साथ ही पर्यटन और पहाड़ की संस्कृति को भी बढ़ावा मिले। यही वजह है कि ऐसे कौतिक आने वाले दिनों में अन्य पहाड़ी जिलों में भी आयोजित होने हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद में खबरों का सिलसिला जारी है।